तो बच्चों वीडियो बीच से इंटरप्ट कर गया था, सॉरी। तो एन स्क्वायर अब नीचे आ गया। अच्छा, ये एप्सिलॉन इस एप्सिलॉन के साथ मिलकर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा और ये एच स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए माइनस -1/8। ओहो हो, तो पाई भी तो ऊपर जाएगा, पाई इसको कैंसिल कर देगा, पाई इसको कैंसिल कर देगा। नहीं भाई, ये 8 कहाँ से आए, तो 1/2 है ना, एक गलती हो गई। हाँ तो ठीक तो है, 1/8 लिखा तो है मैंने, वही है कि वीडियो कट गया था तो गड़बड़ हो गई। बेटा पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो पाई तो यहाँ रहने से रहा। अब बचा क्या, अब बचा है 8, 4 2 8, पाई से पाई कैंसिल, ये m बचा, और क्या बचेगा बच्चा, एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक। तो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए, और अभी देखिए आपको एक जादू दिखेगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये पूरा माइनस के साथ इसको अंदर लिख लीजिए, m⁴ अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी nth ऑर्बिट आ गई। अब जानते हैं ये सब सॉल्व करके, जैसे बोर रेडियाई क्या आई थी, -0.53 एंगस्ट्रॉम, वैसे ही इसको भी अगर हम बहुत देर तक सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपको एनर्जी इन nth ऑर्बिट मिल जाएगी, ठीक। अब इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आइए देखते हैं। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ये चीज क्या आएगी, वो भी आप देख लीजिए। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम अगर हम बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम, चलो पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। तो ई एन की वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए। बाकी अगर आप किसी और एटम के लिए ले रहे हैं तो आपको उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। फिलहाल हम एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। आप देखो इसको जरा सा और स्टाइल में लिखते हैं, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में जनरल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल टू -m e⁴ z स्क्वायर, e⁴ z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n। ये मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब वर्क डन by an external agent in transition of electron from any lower orbit to higher orbit, ठीक। या छोड़ दीजिए, सपोज, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, सपोज इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द excited state, suppose in the excited state an electron jumps from some higher energy state, from some higher energy state to some higher energy state into
a lower energy state N1. Suppose in the excited state an electron jumps from some higher energy state N2 to a lower energy state N1. The energy difference in between these two states, the energy difference between these two states. अब E2 माइनस E1, मान लीजिए E2 क्या है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी है, और E1 क्या है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है। तो E2 माइनस E1 mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन माइनस, देखिए mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखो ये माइनस का साइन है, तो N2 बाद में हो जाएगा और N1 पहले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कि माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये पहले आ गया, तो ये एनर्जी का डिफरेंस है। तो अब बोर की थर्ड पोस्टुलेट कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन करता है किसी हायर ऑर्बिट स्टेट से किसी लोअर ऑर्बिट में, तो फिर एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन बाहर आता है। ये बोर की पोस्टुलेट है। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसके आगे वाली जो बात है वो ये है कि बोर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, the difference in the level of the difference in energy of the levels, the difference in the energy of two levels is equal to energy of emitted photon, यही है emitted photon of frequency nu। ठीक, तो यानी mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये होता है वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। तो आप इसे लिखेंगे v बाई लैम्डा इज इक्वल टू, बेटा ये जो h है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब। ठीक है, c लैम्डा लिखो, c को भी इधर लेके चले जाओ, सी एच क्यूब क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 इंटू स्क्वायर। अब बच्चों ये जो z स्क्वायर को एक तरफ अगर आप करके लिख दें ऐसे, तो ये m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर सी एच क्यूब, ये एक बहुत ही शानदार फार्मूला है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है ये? रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड 1 अपॉन लैम्डा जो है ये वेव नंबर कहलाता है। तो ये है रिडबर्ग फार्मूला। अब यही रिडबर्ग फार्मूला ये तय करेगा कि कौन सी वेवलेंथ निकली है। जब ये तय कर ले जाएगा तो आप उसे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से कोरिलेट करेंगे। जब स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से कोरिलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज के किस पार्ट की ये वेव है। तो इससे यही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ने का तरीका होता है। तो ये है रिडबर्ग फार्मूला। अगर कब, जब आप लिखें R यानी रिडबर्ग कांस्टेंट,
एक साइंटिस्ट रिडबर्ग कांस्टेंट को निकालने के लिए m⁴ यानी m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 8 एक नंबर है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h प्लैंक कांस्टेंट। ये रिडबर्ग फार्मूला है। तो रिडबर्ग फार्मूले को जब इन सब की वैल्यू आप रख देंगे, मैं उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू याद रखिए 1.01 इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -1। तो रिडबर्ग फार्मूले से आप वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। ये है रिडबर्ग फार्मूला। अब यही रिडबर्ग फार्मूले से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। दिस इज रिडबर्ग फार्मूला। ये है रिडबर्ग फार्मूला। ठीक। अब द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth orbit can be written also as En is equal to minus z square RHC अपॉन n²। आप जानते हैं R रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो En का एक जनरल फार्मूला ये भी बनता है -3.6 z² अपॉन n²। अब ये किसी भी एटम के लिए वैलिड है। -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका। अब ये जो रिडबर्ग का फार्मूला है, ये रिडबर्ग का फार्मूला हमारे लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने में मदद करेगा। बस आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और एनर्जी लेवल्स डायग्राम, ये 2 टॉपिक आपके और इस चैप्टर में रह गए। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। 1 सेकंड होल्ड करिए, आप इसे नोट करिए, तब से मैं अपनी मार्कर्स में इंक ले लेता हूँ। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा आपका अगला टॉपिक, जिसमें हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा आपका अगला टॉपिक, जिसमें हम डिफरेंट, जल्दी इसको नोट करिए।
आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये रिडबर्ग फार्मूला हमारे काम आएगा इसमें। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें सबसे पहले जो आएगी लाइमन सीरीज आएगी। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, तो हेडिंग है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ये लाई करती है पूरी तरीके से यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ जो होंगी इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, वो जो सारी वेव निकली उनकी वेवलेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूवी रीजन की वेवलेंथ के इक्वल होंगी। इसलिए हम कहते हैं लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करती है। द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू दिस सीरीज। द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स to this series, the spectral line belongs to this series if an electron make a transition from any higher energy orbit, higher energy orbit to the innermost orbit. The spectral line belongs to this series if an electron make a transition from any higher energy orbit to the innermost orbit, ठीक। तो for Lyman series N1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी और N2 की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट कर 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत तक जा सकते हैं। तो फार्मूला फॉर दी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए जनरल रिडबर्ग फार्मूला क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n यहां से कुछ भी हो सकता है। अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन्ड होती है? लाइमन सीरीज तब ऑब्टेन्ड होती है जब आपका ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में हो। अब इसकी सीरीज लिमिट का मतलब इस इलेक्ट्रॉनों के इनर मोस्ट ऑर्बिट में आने पर सबसे मिनिमम वेवलेंथ क्या मिलती है और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या मिलती है, उसे हम सीरीज लिमिट कहेंगे। तो सीरीज लिमिट पुट N1 is equal to 1 and N2 is equal to 2 for maximum wavelength of this series. Maximum wavelength of this series. This series की maximum wavelength के लिए आपको N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो 1/λ मैक्सिमम रखने के लिए आपको r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 3r/4। तो इस सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी
लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 4/3r मीटर, ठीक है। एंड फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज, फॉर मिनिमम wavelength of this series, put n1 is equal to 1 and n2 is equal to infinite। तो 1 लैम्डा मिनिमम क्या निकल कर आएगा, लैम्डा मिनिमम निकल कर आएगा r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट। तो लैम्डा मिनिमम जो आएगा वो आएगा 1/r। ये हुई पहली सीरीज, लाइमन सीरीज। उसके बाद आती है बामर सीरीज। वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। ये थी आपकी लाइमन सीरीज, उसी तरीके से आपकी आएगी बामर सीरीज। वीडियो को पॉज करके प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, बस थोड़ी सी देर और। लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाश्चन, पाश्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फुंड, फुंड के बाद हेम्फ्रे, हेम्फ्रे। तो ये 6 सीरीज अभी तक ज्ञात की गई हैं। 5 आपके सिलेबस में है, 5 में आपको पढ़ाऊंगा। लाइमन के बाद आती है बामर सीरीज। बामर सीरीज भाई बहुत सारी किताबें इसको विजिबल रीजन में मानती हैं, विजिबल रीजन में भी है एंड आल्सो लाइन यूवी रीजन, ठीक, यूवी रीजन। अब इसमें अब तक 29 लाइंस डिडक्ट की गई हैं, जिसमें से पहली 4 लाइंस जो हैं उनकी वेवलेंथ आपको विजिबल रीजन की वेवलेंथ से कोरिलेट करती हुई दिखाई देंगी, इक्वल होंगी उनके, और बाकी की 25 लाइंस आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देंगी। एनीवे, लेकिन अब आपकी जो आईएससी बोर्ड है, आईएससी बोर्ड कहता है कि इसको विजिबल रीजन में रखो। तो इसीलिए मेरा काम है आपको जानकारी देना, सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ा देना। तो विजिबल रीजन में ही मान लेंगे। द स्पेक्ट्रल लाइन, द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू this series, the spectral line belongs to this series if an electron makes a transition from any higher energy orbit, any higher energy orbit to the second orbit, that is n1 is equal to 2। तो रिडबर्ग फार्मूला फॉर बामर सीरीज क्या होगा, रिडबर्ग फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला फॉर बामर सीरीज। इसके लिए रिडबर्ग फार्मूला होगा, रिडबर्ग फार्मूला फॉर बामर सीरीज 1 लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n1 की वैल्यू हमेशा 2 और n2 की वैल्यू हमेशा 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिट तक। अब इसकी सीरीज लिमिट 2 की मैं निकालूंगा, बाकी की सीरीज लिमिट निकालने का तरीका लिख दूंगा, इतना समय मत खराब कराओ। सीरीज लिमिट है ना, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ this series 1 लैम्डा मैक्सिमम। पहले पुट तो बता दे क्या करना है। पुट n1 की वैल्यू 2
और n2 की वैल्यू 3, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 9 चौक 36, 9 माइनस 4 5, यानी 5r/36। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 5r मीटर। ठीक है, ये लैम्डा मैक्सिमम हो गया। फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज, बेटा मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ में आर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिल जाएगा। फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज लैम्डा मिनिमम पुट n1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये सीरीज की लिमिट सेकेंड ऑर्बिट में आएगा ही आएगा, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/infinity। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r/4, इट implied दैट लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/r। ये मिनिमम हो, ये मिनिमम वेवलेंथ हो गई। अब तीसरी सीरीज लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाश्चन। वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट करिए, 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, अब जो तीसरी सीरीज है इसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, पाश्चन सीरीज लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। ये भी बड़ा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है, इंफ्रारेड रीजन में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल लाइन of this series belongs to the transition of an electron from any higher orbit to the orbit of n is equal to 3। ठीक, तो फॉर लाइमन सीरीज, अरे पाश्चन आ गए यार, लाइमन को पढ़ाए हुए 10 मिनट हो गए। पाश्चन सीरीज n1 की वैल्यू हमेशा 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड so on। n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 on। तो 1 अपॉन लैम्डा पाश्चन, लैम्डा पाश्चन का जनरल फार्मूला r टाइम्स 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, अब मैं लिखूंगा भाई, इतना मत करवाओ। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, ये खुद भी करना सीखो, वेवलेंथ GTH, पुट n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू 4। फॉर मिनिमम वेवलेंथ खुद कैलकुलेट कर लेना, करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। वेवलेंथ पुट n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये थी पाश्चन सीरीज। उसके बाद फुंड सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज। तीसरी पाश्चन है, चौथी ब्रैकेट है। वीडियो पास करके इसको भी नोट कर लीजिए। अब भैया अब इतना नहीं,
अब ये लिखा 4 नंबर, पास्ट टेंस की जगह करेंगे ब्रैकेट, ये इंफ्रारेड में लाई ही करती है, n इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, चौथा है ब्रैकेट सीरीज। The spectral line of this series belongs to the transition of an electron from any higher energy orbit to orbit of n is equal to 4. तो for Paschen series, for bracket series, Rydberg फार्मूला, चिच्चा रिडबर्ग का फार्मूला 1 लैम्डा ब्रैकेट इज इक्वल टू r टाइम्स 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, चलो इतना तो लिख ही देते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ पुट n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5. For minimum wavelength put n1 is equal to 4 and n2 is equal to infinity। ये ब्रैकेट सीरीज हो गई। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज के बाद अगली सीरीज जो आएगी वो है पास्चन सीरीज, और उसके बाद कोसेल डायग्राम। तो ब्रैकेट हम यहूं पे देखा खाली जुगाड़। ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट जहां जहां लिखा है वहां से हटा दो, यहाँ से 5 हटा दो, यहाँ से ये हटाओ। देखो ब्रैकेट के बाद आ गई 5वीं नंबर पे आ जाएगी फुंड सीरीज। The spectral line of this series belongs to the transition of electron from any higher energy orbit to orbit of n is equal to 5। तो यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, n की वैल्यू 6 से शुरू होगी। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू 6, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू अनंत। ये हो गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं व्हाट इज कोसेल डायग्राम। कोसने डायग्राम नहीं भैया, कोसेल डायग्राम। कोसेल एक साइंटिस्ट का नाम है। स्पेक्ट्रल सीरीज का कोसेल डायग्राम, बच्चों इसे भी नोट कर लीजिए, ये 5 सीरीज मैंने आपको बता दी। कोसेल डायग्राम। अब ये जो कोसेल डायग्राम है ये क्या है, क्यों है, सब बता। मान लीजिए आधा स्फीयर बना रहा हूं, यानी आधा स्फीयर इस साइड में है, उसकी हमें जरूरत नहीं। ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है। इसके आगे पहली एनर्जी ऑर्बिट का हाफ स्ट्रक्चर, उसके आगे दूसरी ऑर्बिट का हाफ, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट, ये 5वीं ऑर्बिट। ठीक। कोसेल डायग्राम कहता है, ये देखो बेटा क्या है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है n इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है n इज इक्वल टू 3 है, ये क्या है n इज इक्वल टू 4 है, ये क्या है n इज इक्वल टू 5 है। एक काम करते हैं और भी ले लेते हैं, उदाना है ना यार भाई। देखो अब अगर हम यहां से बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस यानी n बराबर 6 से, n बराबर 6 से दिख रहा है, n बराबर 6, अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, चलो अच्छा ये वाली जो ऑर्बिट है यही लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 6। यहां से आता है पहले में तो लाइमन सीरीज, ठीक, बहुत बढ़िया।
यहां से आता है तो भी लाइमन सीरीज, यहां से आता है तो भी लाइमन सीरीज, यहां से आता है अरे रे 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 तो भी लाइमन सीरीज है, और यहां से आता है तो भी लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज हो गई, लाइमन है ना, लाइमन, ये लाइमन हो गई। अब ये कोसल डायग्राम इसके लिए हो गया। अब बामर सीरीज, ये कहीं भी आप बना लीजिए, इट इज जस्ट एन इंडिकेटिव फिगर, मुकदमा मत कर दीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे बना था, ये हमारे फलानुआ सर ने ये बनवाया है, हमको इससे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए बस, इतना सा फर्क है। नंबर 2 नंबर 3, ये देखिए ये है बामर सीरीज, और भी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल ये इंडिकेटिव फिगर है, कोसल डायग्राम है, ये बामर हो गया, ये BAL से बामर समझिएगा। अब अगर n बराबर 3 में आ रही है, यहां से आएगी, यहां से आएगी, इसका तो भूल ही गए, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए हैं, और यहां से आएगी तो ये लाइमन बामर पास्चन का हो जाएगा, PSCHN पास्चन। फिर उसके बाद देवियों और सज्जनों, अब अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन n बराबर 3 का कर लिया, अब n बराबर 4 का कर लो, ठीक, अलग अलग दिखाना था, ये जगह खाली है, तो n बराबर 4 के लिए यहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी, ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट सीरीज हो गई। और यही जो जगह बाकी है इसमें, और एक और भी दिखा दो किसी और से, 3 से कम ना दिखाओ, और एक और से भी दिखा दो, तो ये फुंड हो गई। ये बेटा कोसल डायग्राम है। कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, लाइमन को इधर दिखाती हैं, फिर बामर को उसके नीचे, फिर ब्रैकेट को उसके नीचे, पास्चन को उसके नीचे, फिर ब्रैकेट को उसके नीचे, फिर फुंड को उसके नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोसल डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज है। क्या है भाई ये? कोसल डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। आइए अंतिम टॉपिक बताता हूं आपको, इस चैप्टर का इख्तिताम होगा इसी अंतिम टॉपिक पे, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए, और देखिए फिर एक और लंबा वीडियो बन ही गया, वो 8 मिनट का 9 मिनट का वीडियो था, उसके आगे एक लंबा वीडियो बन ही गया। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग है हमारी, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, वी नो दैट En is equal to -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लाइन दर लाइन चलेंगे, तो अगर नहीं यार, छोटा बनाना पड़ेगा। N1 की वैल्यू 1 है, तो फिर एनर्जी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये फर्स्ट लेवल में एनर्जी आ गई। अब सेकेंड में 2 रखिए, यहां पर En की वैल्यू 2 रखिए, तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 यानी ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर आएगा। अब बेटा जगह की थोड़ा तंगी है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, लेकिन आपको एक अच्छा खासा सुंदर एनर्जी गैप दिखना चाहिए। ये N1 इज इक्वल टू 2 है, अरे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ जो एनर्जी होती है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप यहाँ 2 रख कर देख सकते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना ज्यादा है। गैप की वजह क्या है कि अगर तुम इन दोनों लेवल का एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई देगा, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बड़ी एनर्जी है, ठीक है, तो इसलिए गैप बड़ा हो गया। अब जब n की वैल्यू 3 रख दोगे 9, तो 1.85 आ जाएगा, 1.51 सॉरी, तो 1.51 और 3.54 में बहुत कम डिफरेंस है, यानी 2 गुने का डिफरेंस है।
आधे का, सॉरी आधे का, यानी ये n बराबर 3 पर ये जो वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सोने पे सुहागा। अब n की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो बेटा इस एनर्जी लेवल और कम हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप वैलेंस ऑर्बिट की तरफ बढ़ते हैं एनर्जी कम होती चली जाती है। अब ये n की वैल्यू 4 रखने पर क्या आएगी, n की वैल्यू 4 रखने पर ये वैल्यू 0.85 आ जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा अब ये फार्मूला तो हम लिख चुके हैं और अभी हमारा तकाजा ये है कि हम इसे मिटा दें, तो ये इतना नोट कर लीजिएगा, अभी एनर्जी डायग्राम इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसे मिटाने जा रहे हैं। n की डिफरेंट वैल्यू रखने पर आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी मिल जाएगी। अब जब आप n = 5 रखेंगे तो 25 आ जाएगा। अब एनर्जी -0.54 रहेगी, तो देखो इसके और इसके बीच में फर्क और कम हो जाएगा। ये एक मेयरली इंडिकेटिव फिगर है एनर्जी लेवल डायग्राम्स का। n = 5 और एनर्जी हो गई माइनस कितनी हो गई 36, 13 में से डिवाइड करेंगे तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आ गई। अब इसके आगे बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी, n बराबर 6, फिर n बराबर 7, ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक, अब मसला क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम से भी हम लाइमन सीरीज खींचते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे से कूद के पहले में आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे से कूद कर पहले में आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चौथे से कूद कर पहले में आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पांचवें से कूद कर पहले में आया, तो ये सब किस में आएंगी, लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज है। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ आया, 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 तो ये क्या हो जाएगी, बामर सीरीज। ये क्या है बेटा, बामर सीरीज। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या हो गई, पाश्चन सीरीज। ठीक, पाश्चन। उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब बेटा तुम स्केल से खींचोगे तो तुम्हें गड़बड़ नहीं दिखाई देगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहीं आया, यहाँ आया, दिखा दो, ये फुंड सीरीज हो गई, फुंड। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। यहीं पर इख्तिताम होता है इस चैप्टर का। इसमें इससे ज़्यादा मत पढ़िए, बस इतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। ठीक, तो अब हम आपको आगे के 2-3 चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक इसी वीडियो के नीचे अपलोड कर देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। वो पूरे का पूरा नोट्स आपकी कॉपी में होना चाहिए, और जब आप उस चैप्टर का वीडियोस देखें तो फिर वो नोट्स अगर आपके हाथ में रहेगी तो बेटा इतना इम्पॉसिबल है मेरे लिए वाइट बोर्ड पर लिखना जितना थ्योरेटिकल वो टॉपिक्स हैं। तो आपका काम है उसको नोट कर डालिएगा। नोट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, नोट करने के बाद फिर उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो को देख लीजिएगा, और बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेरीज उनसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंटायर लॉन्ग प्रोसेस की जर्नी जो हमने 28 अप्रैल को शुरू की थी, आज उसके खत्म होने का दिन आ गया। नोट कीजिए आज की तारीख 5 जनवरी। थैंक यू। 2021।